हेलो एवरीवन। सो 27th जैन शिफ्ट 2 के पेपर को अपन कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट सवाल इज अल्फा इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल और नीचे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल। तो इसको किस तरीके से डील कर सकते हैं अपन को ये देखना है कि अल्फा एक नेचुरल नंबर में लाई करता है कि नहीं, या बीटा उसके नेचुरल नंबर में लाई करता है या नहीं। तो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर अपन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 24। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 24 की पावर 6। राइट। अब ये देखते हैं कि ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है। तो नेचुरल नंबर कब होगा, जब ये 24 की पावर 6 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से अपन 24 को ऐसा लिख लेते हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा जा सकता है, दैट मीन्स 2 क्यूब। तो 2 क्यूब मतलब 2 पावर 18 एंड 3 पावर 6। तो एक बार ये देख लेते हैं कि 24 फैक्टोरियल में 2 के कितने टर्म्स हैं, 2 की पावर कितनी है। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 24 अपॉन 2, देन 24 अपॉन 2 स्क्वायर, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 24 अपॉन 2 क्यूब, फिर 24 अपॉन 2 पावर 4 एंड देन 24 अपॉन 2 पावर 5। तो इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू ही अपन को 0 मिल गई। तो यहाँ से अपन को 2 की पावर मिल जाएगी कि 24 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी है। तो यहाँ से वो हो जाएगा 12, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 16, तो 1। तो दैट मीन्स यहाँ पर अपन को 2 की पावर जो है वो 22 मिल रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पर 24 फैक्टोरियल में 2 की पावर 22 होगा, तो उसको तो 2 पावर 18 डिवाइड कर देगा। नाउ 3 की पावर देख लेते हैं। तो 24 अपॉन 3 प्लस 24 अपॉन 3 स्क्वायर, है ना। फिर 24 अपॉन 3 क्यूब। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 क्यूब 27 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो 3 की पावर यहाँ पर 8 प्लस 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। दैट मीन्स ये 2 हो गया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। राइट। तो यहाँ से 3 की पावर 10 है और यहाँ पर अपन को चाहिए थी 3 पावर 6। दैट मीन्स ऊपर जो भी नंबर होगा, लेट्स से एक्स नंबर है, उसके साथ में मल्टीप्लाई में एक्स की जगह कुछ और ले लेते हैं, लेट्स टेक पी, है ना। पी कोई भी नंबर है, उसके साथ में 2 पावर 22 होगा। 2 पावर 22 होगा एंड 3 पावर 10 होगा। और नीचे होगा 2 पावर 18 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6। तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर अपन बीटा के बारे में बात करें, तो बीटा जो है वो है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की पावर, सॉरी 5 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर अपन 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखें तो 120 फैक्टोरियल हो गया और नीचे हो गया 120 की पावर 24। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो यहाँ से अपन इसको बोल सकते हैं, यस, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 बोल सकते हैं। तो यहाँ से तो 2 स्क्वायर और ये 2 क्यूब बन गया 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो फाइनली ये वाली चीज निकल कर आ गई 120 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 72, 3 की पावर 24 एंड 5 की पावर 24। तो बेसिकली अपन ये चेक कर लेते हैं कि 120 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है। तो 2 की पावर के लिए अपन ने 120 अपॉन 2 कर लिया, फिर 120 अपॉन 2 स्क्वायर कर लिया, है ना। और फिर 120 ऐसे चलते जाएंगे। तो मैं इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर 60 और यहाँ से 30, तो 90 मिल गया। मतलब ऊपर 2 पावर 90 से बड़ा नंबर होगा और नीचे 2 पावर 72 है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा।
सिंपली सिमिलरली अपन 3 की बात करें तो 120/3, आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वाली वैल्यू ही 40 आ गई, मतलब ऊपर 3 की पावर ग्रेटर देन 40 होगा और नीचे 3 पावर 24 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। फिर अगर 5 की पावर देखें तो 120/5, तो ये 24 हो गया, सॉरी 24 हो गया। तो इसका मतलब ऊपर 5 की पावर 24 से तो ज्यादा ही रहने वाला है, नीचे 5 की पावर 24 है, तो ये भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब बीटा भी कंप्लीटली डिविजिबल है। दैट मीन्स बीटा एक नेचुरल नंबर होगा। तो अल्फा भी एक नेचुरल नंबर है और बीटा भी एक नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स आंसर इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल इंटीग्रेशन का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन tan−1 x³ + 1/x³, तो क्लियरली विजिबल होगा कि अपन को t किसको लेना है ना, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शंस में देखेंगे तो x³ + 1/x³ को ही t लेकर सॉल्व किया गया होगा, तभी इस टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा होगा। तो x³ + 1/x³ को अगर मैं एक बार t मान के चलता हूँ ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि मेरे को ऊपर क्या चाहिए और नीचे क्या चाहिए, तो यहां से मेरे को मिल गया 3x² - 1/, ये वाली चीज बन जाएगी 3/x⁴ dx इज इक्वल्स टू dt। तो मुझे ये वाली चीज फाइनली न्यूमरेटर के अंदर बनानी पड़ेगी, सो दैट मैं ऊपर dt क्रिएट कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, है ना। तो यहाँ से x⁶ कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे को ये वाला एक्सप्रेशन दिखाई देने लगेगा, ऊपर बचेगा x² - 1/x⁴, राइट। और नीचे से भी x⁶ कॉमन ले लेता हूँ, ताकि मुझे क्या दिखाई दे, x⁶ + 1/x⁶ + 3, और साथ में tan इनवर्स, जस्ट अ मिनट, साथ में मुझे क्या दिखाई दे, क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज tan−1 x³ + 1/x³। ठीक है, हेलो। यस। सो कहाँ थे अपन, जस्ट अ मिनट। हम्म, यस। तो यहाँ पर थे, तो बेसिकली अपन ने x³ + 1/x³ को t मान के सॉल्व किया। अच्छा, tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स को ही t मान लेते हैं, आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। जस्ट अ मिनट, tan इनवर्स को ही t मान लेते हैं। यस। हम्म, तो tan−1 x³ + 1/x³ को ही अपन थोड़े टाइम के लिए t मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 + x², तो 1 + x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे तो 3x² - 3/x⁴ dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो यहां से अपन क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, ये वाली चीज यही तो लिखी हुई है, x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर करेंगे तो +2 आएगा, तो +1 करना पड़ेगा। तो फाइनली वी कैन सी कि यहाँ से अगर मैं 3 को हटा के इसके नीचे ले जाऊं, तो ये वाली चीज x² - x⁴, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट dt/3, और x⁴ से x⁴ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया, 1/3 dt, और tan इनवर्स वाली चीज को t लिया हुआ है, सो दिस इज नथिंग बट 1/3 ln mod ऑफ t + c। और t तो अपने पास में क्या था, tan इनवर्स x³ + 1/x³ + c, ये आंसर हो जाएगा।
अच्छा, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर 1/3 आ जाएगी, है ना। 1/3 जो बाहर लिखा हुआ है, इसको इसकी पावर में ले जाएंगे, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके। हम्म। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यस, द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इज लाइज इन द इंटरवल। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दी हुई है। अच्छा, तो या तो अपन डिटर्मिनेंट्स को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि हम्म, कुछ इस तरीके से डील कर सकते हैं कि कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे लगाएं ताकि ये वाली चीज जितने ज्यादा से ज्यादा जीरो बना सकते हैं उतने जीरो बना सकते हैं ना। एक तरीका तो ये है, दूसरा इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दिया, है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, डायरेक्टली एक्सपेंड ही कर लेते हैं, है ना। 2α+3 इसके अलोंग एक्सपेंड किया, मैं इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो 2α+3 के अलोंग एक्सपेंड किया तो 3/2 से गुणा हुआ, तो 3/2 अल्फा। फिर 3/2 1/3 से गुणा हुआ, मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 बन गया, माइनस। फिर 1/3 मल्टीप्लाई बाई ये हुआ तो α/3, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 1/2, ये आ जाएगा, राइट। ये तो 2α+3 के करस्पॉन्डिंग हो गया। -3α+1 के करस्पॉन्डिंग करेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग किया तो ये गया। दैट मीन्स α+1/3 माइनस अल्फा माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ पर 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, तो ये बन गया 2, और यहाँ पर अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, तो ये बन गया 2α+3, और 3/2 अल्फा माइनस अल्फा/3, तो ये हो गया 9α/6, और ये हो गया 2α/6, दैट मीन्स 7α/6। ये आ गया -3α+1, तो ये हो गया 2 -9, तो माइनस का 7/6 इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसको यहाँ से अब अपन फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं, 7/6 कॉमन ले सकते हैं, और 7/6 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर अल्फा गुणा हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2α² + 3α। 7/6 कॉमन लिया तो ये सिर्फ प्लस का 3α+1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, 2α² + 6α प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपन अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अल्फा जो है, देखना है कि अल्फा किस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस √36 -8, 28 /4। तो एक रूट तो आ जाएगा इसका -3 प्लस √7/2, और एक आ जाएगा -3 माइनस √7/2। दैट मीन्स -3/2 प्लस √7/2, और एक आ जाएगा -3/2 माइनस √7/2। लिख लेते हैं, -3/2 कॉमा -3/2 से +3/2 में एक रूट तो है, दूसरा वाला नहीं है ना। तो ऑप्शन बी तो यहाँ से अपन इनकरेक्ट बोल सकते हैं। अच्छा, अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये -3 से 0 भी नहीं हो सकता है ना। एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी नहीं हो सकती है। वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव है और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव है। ओके। तो ये -1 से तो, मतलब -2 से तो छोटा है, दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल सही हो सकता है, बाकी ये भी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, क्योंकि -3/2 और ये 1/2 से तो बड़ी ही क्वांटिटी है, और -3/2 -1/2 ये -2 देता है अपन को, और इससे भी बड़ी क्वांटिटी है, मतलब वैल्यू -2 से भी छोटी होगी, है ना। तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। हम्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये सवाल इंटीग्रेशन का सवाल है। A 0 से 1 के बीच में है, तो क्या कर सकते हैं।
एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो 0 से पाई, ये हो गया dx। एक तो है कि किंग्स प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं अपन पाई माइनस एक्स से। दूसरा है कि भाई ये फॉर्मेट तो अपना जाना पहचाना है, -2a कॉस एक्स है, तो इसको क्या लिख दिया, 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। और फिर क्या कर दिया, tan x/2 को ले लिया t अपन ने, तो sec² x/2 dx जो होगा वो 2 dt हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर अपन इसको रिप्लेस करें तो ऊपर तो चला जाएगा 2 dt, है ना, क्योंकि 1 + tan² x/2 ऊपर भी जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + a² मल्टीप्लाई बाय 1 + t², राइट, -2a + 2at², ये बनेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 इंटीग्रेशन, इन दोनों को गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो एक तो आ जाएगा dt अपॉन 1 + a² 1 + t², तो 1 + a²t² +a² + t², ये बन जाएगा। फिर माइनस का 2a और प्लस का 2at², ये बनेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, तो dt, और यहाँ पर आ जाएगा a² 2at²। तो यहाँ से अगर अपन ने इसको कॉमन लिया तो a² + 2a मल्टीप्लाई बाय t², और अच्छा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बनेगा, सॉरी। हम्म, थोड़ा सा मार्क करें, टी स्क्वायर वाला टर्म, तो t² कॉमन लेंगे तो a² + 2a + 1, दैट मीन्स इसको मैं सीधा सीधा a+1 का होल स्क्वायर t² लिख सकता हूँ। फिर अगर इसके रिमेनिंग टर्म देखें तो a² - 2a + 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -a - 1 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज a - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगी। अब ये भी काफी आसान सा फॉर्मेट है ना, प्लस का a² - 2a, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन a+1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो दिस विल कम्स आउट टू बी dt t² a - 1 अपॉन a+1 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 अपॉन a+1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन a, तो a - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a+1 का होल स्क्वायर, tan इनवर्स tan इनवर्स आ जाएगा x/a मतलब t, और t क्या था, tan(x/2 अपॉन a - 1 अपॉन a+1। अच्छा, 1 अपॉन a है तो इसमें पावर सिर्फ क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो एक a+1 से एक a+1 कैंसिल हो गया, तो बाहर तो आ गया 2 अपॉन a² - 1, और लिमिट जो लगानी है अपन को, अगर x की वैल्यू 0 है तो t की भी वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू पाई है तो t की वैल्यू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर इसकी लिमिट लगेगी 0 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पुट करेंगे तो tan इनफाइनाइट तो हो गया π/2, और 0 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 ही बन जाएगी, तो फाइनली आंसर आ गया π/a² - 1, π/a² - 1, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। अच्छा, a 0 से 1 दिया है ना, तो इसको ऐसा लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। a 0 से 1 दिया है तो फिर अपन को ये थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अंडर रूट बाहर आएगा तो मॉड के साथ आएगा, है ना, स्क्वायर से बाहर आएगा, तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा करेक्ट करना है इसको। ये हो जाएगा 1 - a अपॉन 1 + a, एक ही बात है, लेकिन वो स्क्वायर से जब बाहर आएगा a लेंगे तो मॉड के साथ आएगा, बस ये ध्यान रखना था, वो जो अपन से मिस हो गया। ठीक है, अभी तक तो अपने हाथ में आंसर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये वाली चीज क्या बन जाएगी,
ये वाली चीज बन जाएगी, सॉरी, 1 - a²। तो 1 - a², फाइनल आंसर π/1 - a²। हेंस कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The position vector of the vertices A, B, C of a triangle are these respectively. Let L denotes the length of the angle bisector of triangle BAC where D is on the line segment BC. Okay. तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का सवाल इसी पेपर में स्टार्टिंग में भी पूछा गया था। थोड़ा बहुत डिफरेंस था, लेकिन मोर और सवाल तो लगभग लगभग सेम सा ही है। बी है 2 2 3 एंड सी है -1 1 3। ओके, लेट एल डिनोट द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडी, बाइसेक्टर एडी, ठीक है, ऑफ एंगल बीएसी। तो यहां से एक एंगल बाइसेक्टर है जो कि इसके एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इसको डी पर मीट कर रहा है ऑन द लाइन सेगमेंट बीसी। देन लेंथ ऑफ, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल है। तो 2l² की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो वी नो वेरी वेल कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, अगर ये वाली साइड सी है और ये वाली साइड बी है, तो इसको C/B में डिवाइड करेगा। तो सी की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 - 2 0 का स्क्वायर, 2 + 3 5 का स्क्वायर, 3 - 3 तो ये तो 5 हो गई। अगर मैं बी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो बी की वैल्यू आ जाएगी -1 - 2, तो ये हो गया 9। 1 माइनस ऑफ -3 16। तो ये भी कितना हो गया? ये भी 5 हो गया। मतलब ये जो रेशो होगा ये 1/1 होगा। हेंस मैं डी पॉइंट कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिकॉज ये 1/1 है, तो मिड पॉइंट हो गया। तो 2 - 1, तो ये 1/2 हो गया। 2 - 1, सॉरी 2 + 1, तो 3/2 हो गया ये, एंड ये 3 हो गया। अब मैं बड़े आराम से एडी की लेंथ निकाल सकता हूँ। तो एडी लेंथ हो जाएगी √2 - 1/2, दैट मीन्स 9/4, -3 -3/2, तो ये हो गया -9/2, दैट मीन्स 81/4। ठीक है, तो और ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया √90/2, है ना। ये एल की वैल्यू आ गई। तो 2l² कितना हो गया? 2l² हो गया, 2 × l² हो गया 90/4। तो यहाँ से ये 2 बार और ये 45 टाइम्स, तो आंसर इसका कितना हो गया? 45। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सवाल। The mean and standard deviation of 15 observations were found to be 12 and 13। ठीक है, 12 observations का मीन, जो है वो दिया हुआ है 12, एंड वेरिएंस दिया हुआ है 3, स्टैंडर्ड डेविएशन respectively. On rechecking it, it found that an observation read as 10 in place of 12। तो इन 12 ऑब्जर्वेशन में से जो 11 ऑब्जर्वेशंस है वो तो सही है, बट एक ऑब्जर्वेशन जो है वो उन्होंने 10 पढ़ लिया है, किसकी जगह? 12 की जगह। ओके, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये तो मैं इनकरेक्ट के लिए डैश यूज कर लेता हूँ, ये तो इनकरेक्ट वाला है। जो एग्जैक्ट वाला है वो म्यू और सिग्मा है। तो म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट वाले ऑब्जर्वेशंस निकाल, ऑब्जर्वेशंस के लिए म्यू और सिग्मा निकालना है। ठीक है, तो ये डिवाइड बाय 12 किसके इक्वल दिया हुआ है? 12 के इक्वल। दैट मीन्स यहाँ से x1 + x2 + x3 अप टू x11 किसके इक्वल आ गया? 144 - 10 134 आ गया। तो अगर मैं म्यू निकालना चाहूँ तो क्या बोलूंगा? x1 x2 करेक्ट वाले ऑब्जर्वेशन 11 है और 12वां करेक्ट ऑब्जर्वेशन +12 है, अपॉन डिवाइड बाय 12। तो ये हो गया 134 + 12/12, कितना आ गया? 146/12। ये नया वाला म्यू आ गया, नया वाला म्यू जो कि करेक्ट वाला है। अब बात करें अगर अपन सिग्मा की,
तो इसके लिए कैलकुलेशन अपन को थोड़ी सी तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं इनकरेक्ट वाले सिग्मा की बात करूँ तो वो 3 है। दैट इम्प्लाइज सिग्मा डैश का स्क्वायर हो गया 9। और सिग्मा डैश स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 12 ऑब्जर्वेशन माइनस म्यू गलत वाले का स्क्वायर, राइट। तो ये तो हो गया 9। सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर में यहां से निकाल सकता हूँ अपॉन 12, और इसकी वैल्यू दी हुई है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 144 हो गया 153। तो जो सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर है गलत वाला, वो हो जाएगा 153 मल्टीप्लाई बाय 12। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। अब टू 11 का स्क्वायर तक तो सही है, लेकिन फिर उसने 10 पढ़ लिया, ठीक है। ये हो गया 12×3 = 36, 12×5 = 60, और 3×63 = 1836। दैट मीन्स सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर जो कि सही वाला है 1 से 11 तक किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा 100 हटा दिए तो 1736। अब मैं सही वाला सिग्मा निकालना चाहता हूँ, तो सही वाला सिग्मा क्या होगा? तो सही वाले सिग्मा को अपन क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू सिग्मा, सही वाले सिग्मा का स्क्वायर सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 12 ही ऑब्जर्वेशन है, म्यू डैश का स्क्वायर, सॉरी म्यू का स्क्वायर है ना, यहाँ पर म्यू डैश था। ओके, ये तो सही वाला है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया, तो ये तो हो गया 1736 प्लस न जो एक नंबर था उसका स्क्वायर ऐड किया अपॉन 12। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये कैंसिल हो रहा है क्या? ठीक है, इसको एज इट इज ही ले लेते हैं, 146/12 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अपन ने गड़बड़ कर दी, 15 ऑब्जर्वेशन है, सॉरी। ये 15 ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन है, 14 तक जाएगा। तो ये 15×2 = 30, 180 माइनस 10, तो ये 170 के इक्वल होगा। तो ये 14 तक जाएगा, तो ये 170 + 12। दैट मीन्स नया वाला जो सिग्मा बनेगा वो, और नीचे 15 है, तो नया वाला जो सिग्मा बनेगा वो 182/15 बन जाएगा। इसी का यूज करेंगे। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, थोड़ी सी गलती हुई है, नो डाउट। 15, 153 मल्टीप्लाई बाय 15, 15×3 = 45। इसको थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ। हम्म तो ये हो जाएगा, और 15×3 = 45, 4, 15×5 = 75, 4×79 = 7, 15×1 = 15, 2295। तो सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के 14 तक, है ना, 14 तक, ये आ जाएगा 2195, राइट। अब नया वाला सिग्मा निकालना है, तो उसके लिए अपन ने इसको कहाँ पुट कर दिया? यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। हम्म ये हो जाएगा 2195 + 144, डिवाइडेड बाय 15। और अपने पास में सिग्मा क्या आया था? 182/15 का होल स्क्वायर। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से, अच्छा अपन को सिर्फ सिग्मा स्क्वायर ही चाहिए ना? हम्म क्या चाहिए अपन को वो देख लेते हैं। म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर तो यहीं से निकाल सकते हैं। यही वाली चीज तो म्यू है, यही वाली चीज क्या है? म्यू है। तो म्यू स्क्वायर है, तो इसको इधर ले गए, तो म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 2195 और 144, ये हो गया 9, 4 13 हासिल की, 1 3, 2339/15। अब इसमें बोल रहा है कि म्यू को भी ऐड कर दो, है ना।
म्यू को भी क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो म्यू को अगर ऐड करेंगे तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, कितने टाइम्स पूछ रहा है, 15 टाइम्स। ओके, मतलब 15 से डिवाइड करने की भी अपन को जरूरत नहीं है। तो म्यू को ऐड किया तो 2339/15 प्लस 182/15, तो ये हो जाएगा 2521/15। इस 15 को इधर भेज देंगे तो फाइनल आंसर इस सवाल का कितना हो जाएगा, 2521। ये सवाल का आंसर है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशंस है, लेकिन कैलकुलेशन को फिर भी इसने जिस फॉर्मेट में आंसर पूछा उस हिसाब से थोड़ा कम कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछा गया इसमें कि द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ओके, बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है, x की पावर 2012 का कोएफिशिएंट पूछा है। तो मैंने क्या किया, इसको 1 माइनस एक्स की पावर 2007 और 1 माइनस एक्स में तोड़ दिया है। उससे फायदा क्या हुआ कि मैं इन दोनों को क्लब कर सकता हूँ। पावर सेम है तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, और ये दोनों गुणा होंगे तो क्या बनाएंगे, 1 - x³ की पावर 2007। अब मैं इसका एक्सपेंशन लिखूं तो इसका एक्सपेंशन क्या हो गया, -1 की पावर r, है ना, और x की पावर 3r मल्टीप्लाई बाय 2007 c r, ये हो जाएगा। और 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब x की पावर 2012 चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 1 से गुणा होएगा तब तो n, अगर मैं इसको p बोल रहा हूँ तो p के अंदर प्लस, सॉरी माइनस, फिर x गुणा होएगा तो x मिल गया है तो 2011 का देख लो। तो अब की बार कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2011 इन p। अब x की पावर 2012 बनाने के लिए 3r को 2012 बनना पड़ेगा। अब 3r 2012 बन सकता है क्या, 2012, तो r की वैल्यू हो गई 2012/3। तो ये तो कंप्लीट डिविजिबल ही नहीं। सिमिलरली 2011 भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 3 से, तो यहाँ से कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, the lines and this intersect at point P if the distance P from the line is L. Okay, तो सबसे पहले तो P को फाइंड आउट करते हैं। तो P के लिए मैंने क्या किया, P पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू L1 क्या लिखा जा सकता है, 2λ+2 -2λ 16λ+7। और यही पॉइंट लाइन 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 4μ-3 3μ-2 μ-2, ये बनेगा। अगर मैंने दोनों को इक्वेट किया तो 2λ+2 इक्वल हो गया 4μ-3 के। दैट मीन्स यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, 4μ-2λ इज इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं, -2λ इज इक्वल्स टू 3μ-2, है ना। तो -2λ को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 5 - 4μ इज इक्वल्स टू 3μ-7। तो 7μ इज इक्वल्स टू 7 आ गया, मतलब म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो म्यू की वैल्यू 1 है तो लैम्डा वगैरह भी निकाला जा सकता है, लेकिन अपन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अपने पास तो पॉइंट पी आ चुका है, विच इज 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 -1, ये पॉइंट आ जाएगा। अब इससे डिस्टेंस निकालनी है दूसरे वाली लाइन की। ठीक है, लाइन क्या है, x+1/2 y-1/3 इज इक्वल्स टू z-1/1। और पॉइंट पी क्या आ रहा है अपने पास में, 2 3 1, और ये यहाँ से एक पी पॉइंट है, उससे डिस्टेंस निकालनी है विच इज 1 1 -1। तो इसकी डिस्टेंस ये वाली मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इस पर कोई पॉइंट ले लिया तो 2k-1 pk+1 k+1, इसके डायरेक्शन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2k-2 3k एंड k+2। अब इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है। तो 4k-4 प्लस 9k प्लस k+2 इज इक्वल्स टू 0। 9k के 10k 14k
इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई 1/7। नाउ डिस्टेंस जो है, ये जो डी डिस्टेंस है वो तो नथिंग बट इसी का मैग्नीट्यूड होगी, तो इसी का मैग्नीट्यूड होगी तो निकाल दिया। तो 2/7 -2, 2/7 -2 हो गया -12/7 का होल स्क्वायर। फिर 1/7 इसमें रखा तो ये हो गया 3/7 का होल स्क्वायर। फिर 1/7 तो ये हो गया 15/7 का होल स्क्वायर। 1/7 तो बाहर आ गया, और ये बच गया 144 + 9 + 225, तो ये हो गया 153 और 225, 8 7 378 हो गया। 1/7 378, 14 L² बोला है, तो 14 × 378/7, तो 378/49, 7 दूनी 14, 7 7 49, ये कैंसिल हो रहा है, 7 5 35, 7 चौक 28, तो आंसर आ जाएगा 108। इस सवाल का आंसर हो गया 108। ओके। हम्म। नेक्स्ट सवाल। यस। लेट f(x) इज इक्वल्स टू 0 से x g(t) log of ln of 1 minus t upon 1 plus t dt, where g is a continuous odd function. Okay. If -π/2 से π/2 f(x) dx is equals to π/α का होल स्क्वायर माइनस अल्फा, देन अल्फा इक्वल्स टू। ओके। हम्म। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से π/2 f(x) प्लस x² cos ऑफ x, और ये हो गया 1 + e⁻x प्लस f ऑफ, इसमें x की जगह -x रख दिया, तो ये हो गया प्लस x² cos ऑफ x 1 + e⁻x मल्टीप्लाई बाई e⁻x, है ना, मैंने e⁻−x को सॉल्व कर लिया dx। तो फाइनली ये वाली चीज बन जाएगी 0 से π/2 f(x) प्लस f ऑफ -x, एक तो ये बन गया। फिर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये वाली चीज क्या बनेगी, x² cos ऑफ x dx, ये बन जाएगा। अब मेरा एम क्या है भाई, इसका इंटीग्रेशन तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने क्या बोला हम्म। अब जी जो है, जी के बारे में, एफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एफ एक्स दिया हुआ है 0 से एक्स g(t) ln ऑफ 1 - t 1 + t, राइट, dt, ये बन जाएगा। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि g अगर कंटिन्यूस एंड ऑड फंक्शन है। हम्म। g इज अ कंटिन्यूस एंड ऑड फंक्शन। ओके। ठीक है, तो f ऑफ -x निकाल देते हैं ना एक बार। ये क्या हो जाएगा, 0 से -x g(t) ln ऑफ 1 - t अपॉन 1 + t dt। अब ये अपने आप में कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ये अपने आप में ऑड फंक्शन, ये ओवरऑल फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। तो अगर मैं बोलूं कि, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लो ये पूरा का पूरा फंक्शन इवन है, तो इसका ग्राफ मान लिया ऐसा कुछ है ना, और ऐसा कुछ मान लिया, तो ये 0 से x तक का एरिया हो गया इसका। दूसरे शब्दों में उसी इवन फंक्शन को मैंने -x से 0 लिया, तो मान लो -x से 0 ये है, तो इवन फंक्शन है, तो ये वाला ग्राफ भी ऐसा होगा। लेकिन -x से 0 का एरिया अगर a है, तो इसने तो क्या बोला है, 0 से -x, तो ये वाली चीज अगर a है तो ये वाली चीज क्या हो गई, माइनस है। तो अगर ऐसा है तो f ऑफ x प्लस f ऑफ -x कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी।
इवन फलन है तो उसका जीरो से एक्स तक जितना एरिया है उतना माइनस एक्स से जीरो तक होगा। तो अगर इसकी वैल्यू ए है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस है, क्योंकि यहाँ पर अपन माइनस एक्स से जीरो नहीं जा रहे हैं, जीरो से माइनस एक्स जा रहे हैं। अगर ये भी माइनस एक्स से जीरो होता तो सिर्फ ए लिखते इसको, लेकिन ये जीरो से माइनस एक्स है तो इसीलिए माइनस ए लिख रहे हैं। दैट मीन्स इन दोनों का समीशन तो क्या हो गया, जीरो। अभी सिर्फ क्या बन गया, जीरो से पाई बाय टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। और इसको तो अपन किससे सॉल्व कर सकते हैं, खंडशः समाकलन से कर सकते हैं, है ना। तो कर लेते हैं। हम्म। तो इसको सॉल्व किया तो इसको मैंने फर्स्ट फलन मान लिया, इसको सेकंड फलन मान लिया। एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया साइन एक्स, लिमिट लगा दी जीरो से पाई बाय टू, माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा जीरो से पाई बाय टू। ठीक है, तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय फोर, है ना। इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय फोर, फर्स्ट वाले में लिमिट पुट करेंगे तो फिर माइनस टू, जीरो से पाई बाय टू एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो इसको फर्स्ट फलन मान लिया, इसको सेकंड फलन मान लिया, तो माइनस टू, और इसका इंटीग्रेशन किया तो फर्स्ट एज इट इज, तो माइनस का कॉस एक्स, इसकी लिमिट जीरो से पाई बाय टू लगा दी, फिर प्लस सिर्फ क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, जीरो से पाई बाय टू, ये हो जाएगा। अब कॉस एक्स तो साइन एक्स हो गया, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, वन हो गई, और इसकी वैल्यू हो गई जीरो, तो ये क्या आ गया, पाई स्क्वायर बाय फोर माइनस टू, है ना। तो पाई स्क्वायर बाय फोर माइनस टू, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल इज द एरिया ऑफ द रीजन एक्स कॉमा वाई, वाई जीरो से मिनिमम ऑफ दिस। ओके, एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, राइट। और y इक्वल्स टू टू एक्स जो लाइन होगी वो ऐसी कुछ होगी, ये y इक्वल्स टू टू एक्स हो गई, है ना। और ये वाला पॉइंट जो होगा तो उसको सॉल्व कर लिया, टू एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो जीरो आ जाएगा और एक एक्स इज इक्वल्स टू फोर आ जाएगा, तो फोर कॉमा एट है। अब अपन को बोला है कि y की वैल्यू जीरो से लेकर के कहाँ तक जानी है, मिनिमम ऑफ दिस, तो मिनिमम ऑफ दिस तो सिर्फ ये है और ये है फिर, है ना, ये पूरा मिनिमम है, तो इससे बाउंडेड रीजन तो ये आ गया, है ना, ये पूरा रीजन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तक तो ये वाली लेंथ तो हो गई फोर, ये वाली लेंथ हो गई एट, तो इसका एरिया तो क्या लिख दिया, वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय एट, तो ये तो हो गया सिक्सटीन। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई, एक्स की वैल्यू फोर से लेकर के सिक्स तक चले जाओ और सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट लगा दी फोर से लेकर के सिक्स, तो अगर छः पुट करेंगे तो ये हो जाएगा छत्तीस तिया 108, और चार पुट करेंगे तो सोलह ती अड़तालीस, ये हो गया, माइनस छः पुट किया तो दो सौ सोलह बटे तीन, है ना, और चार पुट किया तो चौसठ बटे तीन, है ना। तो फाइनली आ गया सिक्सटीन, और ये हो जाएगा प्लस का सिक्सटी एट, माइनस ये हो गया 216 में से 64 गए तो दो पाँच 152, तो 152/3, इसको गुणा कर दिया 12 से, है ना, तो ये आ जाएगा 84, है ना, मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस 152/3 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, 152 है, चार तिया 12 हासिल की, एक तो 252 है, तो ये हो जाएगा 100/3 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका आंसर तो हम्म
216 हो गया, 16×3 = 48, तो ये 60 आएगा ना? 60 आएगा। हाँ, अपन ने गड़बड़ कर दी है कैलकुलेशन में। ठीक है। हम्म, कैलकुलेशन से अब तो ये 76 हो गया, 76 × 3 210, 228, 228 में से ये तो 76 बचेगा। हाँ, 76/3 डिवाइड बाय 12, तो ये 4 बार गया, तो फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा? 304 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, ओके। Sum of squares of real values of alpha for which the lines and do not form a triangle is p, then the greatest integer less than or equals to p is। ठीक है, तो यहां से ये स्क्वायर कब फॉर्म नहीं करेंगे? एक तो ये हो जाएगा कि 2x - y + 3 = 0, 6x + 3y + 1 = 0 एंड α x + 2y - 2 = 0। तो ये स्क्वायर का फॉर्म नहीं करेंगे, आइदर ये तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो, या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी दो लाइंस पैरेलल है ना, लेकिन अपन देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। अच्छा, ये दोनों लाइंस कभी पैरेलल हो नहीं सकती हैं। पैरेलल होने के लिए क्या हो जाएगा? अच्छा, कर ही देते हैं ना एक बार। तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो 2/α शुड बी इक्वल्स टू -1/2, एंड तो वो तो -3/2 के इक्वल है ही नहीं, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से -4 आ गई। फिर इन दोनों को पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों को पैरेलल नहीं होने के लिए 6/α शुड बी डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, तो पैरेलल होना चाहिए, मतलब 3/2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ओके, नाउ अब ये भी हो सकता है कि भाई तीनों ही सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ विच लाइज, ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएं, तब भी ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3x - 3y + 9 = 0, और यहाँ से आ गया 6x + 3y + 1 = 0। यहाँ से 12x = -10 आ गया, दैट मीन्स x = -5/6 आ गया। अगर x की वैल्यू -5/6 है तो ये हो जाएगा -5/3 + 3 = y, तो y आ जाएगा 4/3। इसको सेटिस्फाई करा दिया थर्ड वाली में, तो अल्फा x की वैल्यू तो हो गई -5/6 प्लस का 8/3 -2 = 0। तो यहाँ से -5 अल्फा प्लस का 16 और माइनस का कितना हो जाएगा? 18, सॉरी 12 = 0। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4/5 आ जाएगी। ठीक है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स निकाल लेते हैं। तो 16 हो गया इसका स्क्वायर, तो इसका 16 हो गया, और इसका कितना हो गया? 16/25, है ना? तो 16 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2, तो 51/25। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो ये कितना हो गया? तो ये आ जाएगा 16 × ये तो 2 आ जाएगा, है ना? भाई ये 2 पॉइंट समथिंग हो गया ना, तो ये पूरा का पूरा 32 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, और 32 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A be 2 × 2 real matrix and I be the identity matrix of 2. If the roots of the equation is -1 and 3, then the sum of the diagonal elements of this। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर a - xi = 0 के रूट्स -1 and 3 है,
दैट मीन्स फैक्टर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ये हो जाएंगे। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, थ्री आई इक्वल्स टू जीरो। हाँ या ना? ठीक है। देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ओके लेट मी चेक। तो यहाँ से ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, टू ए प्लस थ्री आई। हम्म, ठीक है। तो ए को अपन मैट्रिक्स को ले लेते हैं, लेट्स से ए बी सी डी। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी को मैंने ए बी सी डी से गुणा कर दिया। तो ए स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है। फिर यहां से ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, बी टाइम्स ऑफ ए प्लस डी। फिर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे तो सी टाइम्स ऑफ ए प्लस डी, और दिस करेंगे तो बी सी प्लस डी स्क्वायर। और ये वाली चीज किसके इक्वल है, टू ए प्लस थ्री आई। दैट मीन्स ये टू ए प्लस थ्री हो गया, ये टू बी हो गया, ये टू सी हो गया, और ये हो गया और टू डी प्लस थ्री, है ना? इसको इक्वेट कर दिया। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, टू ए प्लस थ्री के। ठीक है। फिर बी टाइम्स ऑफ ए प्लस डी, ये टू बी के इक्वल होगा। ठीक है। हम्म, ठीक है। फिर सी टाइम्स ऑफ ए प्लस डी, ये किसके इक्वल होगा, टू सी के इक्वल होगा। अच्छा, डी स्क्वायर प्लस बी सी टू डी प्लस थ्री के इक्वल होगा। और सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू बी सी, इसके इक्वल होगा, है ना? तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा मुझे, टू टाइम्स ऑफ ए प्लस डी प्लस सिक्स, है ना, इसकी वैल्यू। क्योंकि ए स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर हो गया, बी सी बी सी। तो ये टू टाइम्स ऑफ ए प्लस डी प्लस सिक्स हो जाएगा। अब ए प्लस डी कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आ रही है, टू आ रही है। और अगर ए प्लस डी की वैल्यू टू है तो दिस इज नथिंग बट टेन। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा टेन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया टेन। ठीक है। हम्म, next question. Consider a circle this alpha beta greater than 0 if the circle touches the line y plus x equals to 0 at point P, whose distance from the origin is 4 root 2, then alpha plus beta का whole square. ठीक है। मान लिया ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, दोनों पॉजिटिव भी हैं, और इसको एक लाइन जो है वो टच कर रही है। एंड कहाँ टच कर रही है, पी पर, और इस लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ कहीं इस पर ऑरिजिन भी होगा, जीरो कॉमा जीरो, राइट? द सर्कल टचेज द लाइन एट पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज फोर रूट टू। तो ये वाली डिस्टेंस अपन को फोर रूट टू दी हुई। देन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये पूछा है। हम्म, अच्छा ये वाली डिस्टेंस तो अपन को पता है, ये कितनी है, रूट फिफ्टी है। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो अपन निकाल सकते हैं बिकॉज ये 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 50, और ये हो गया 32, तो अंडर रूट 82 हो जाएगी। अब टू अल्फा बीटा चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन। हम्म, यहाँ से देख सकते हैं भाई, ये अगर ये x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो है
तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए h कॉमा माइनस एच, है ना। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस √2 मॉड ऑफ h किसके इक्वल होगा, 4√2 के इक्वल। मतलब मॉड h की वैल्यू तो कितनी हो गई, 4 हो गई। अच्छा, यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि बीटा प्लस एच अपॉन ये हो जाएगा अल्फा माइनस एच। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका स्लोप अगर -1 है तो इसका स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया। दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2h आ गया। स्क्वायर कर दिया, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 4h स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू 82 है, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू h स्क्वायर कितना है, 16। तो 2 अल्फा बीटा यहाँ से कितना आ गया, 76, 66। तो अल्फा बीटा आ गया अपने पास में 33। अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हो गया 82 प्लस 2 अल्फा बीटा मतलब 66। 8148 शुड बी द आंसर, है ना। हमने कुछ गड़बड़ की है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अच्छा 64 होगा ना ये, हाँ 64 होगा। तो ये 18 आएगा, तो इसकी वैल्यू 9 आएगी। और ये 9 है तो ये 18 हो गया, तो फाइनल आंसर 100 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल में बोला गया है लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1/α बार लाइज ऑन z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 रिस्पेक्टिवली। जेड नॉट दिया हुआ है 1 + i। ठीक है, करते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर अल्फा इस पर लाई कर रहा है z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं z माइनस जेड नॉट जेड बार माइनस जेड नॉट बार इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ पर अल्फा सेटिस्फाई करा सकते हैं, तो अल्फा माइनस जेड नॉट और हो जाएगा अल्फा बार माइनस जेड नॉट बार। ठीक है जी, 4 हो गया। तो यहाँ से अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बार, तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर हो गया। और इसी टाइप का एक्सप्रेशन मुझे चाहिए था, तो ये अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट अल्फा बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 4 हो गया। ये तो एक इंफॉर्मेशन आ गई अपने पास। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगी, उसके लिए सेकंड वाली में पुट कर दिया। तो सेकंड वाली में क्या लिखा, जेड माइनस जेड नॉट जेड बार माइनस जेड नॉट बार इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पर 1/अल्फा बार माइनस जेड नॉट 1/अल्फा माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू 16। इन दोनों को गुणा किया तो 1/मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर हो गया। फिर इन दोनों को गुणा किया तो प्लस का जेड नॉट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, माइनस का आ गया जेड नॉट बाय अल्फा और माइनस का आ गया जेड नॉट बाय अल्फा बार इक्वल्स टू 16। ठीक है, जेड नॉट के स्क्वायर की वैल्यू, तो एक बार अपन ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशंस को लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट अल्फा बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या आ रही है, 1/मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर माइनस, यहाँ एलसीएम ले लिया तो अल्फा अल्फा बार आ गया, तो ये हो जाएगा जेड नॉट अल्फा बार प्लस जेड नॉट बार अल्फा, है ना, इक्वल्स टू 4। तो ये वाली चीज भी क्या हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो अपन इसकी वैल्यू उठा के रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस जेड नॉट का मैग्नीट्यूड कितना है, √2 है, तो ये 2 हो गया
माइनस, इसकी वैल्यू को उठा के कितना रिप्लेस कर सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, ये 16 है, और 4 को इधर ले आओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर तो कितना हो गया, 2 हो गया। जेड नॉट का स्क्वायर तो 2 हो गया, एंड -4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ये हो गया। इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर है ना, 2 - 1, 1 बना, 1 इधर गया तो 15, और यहाँ से बन गया प्लस का 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। तो 3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, 1/5। 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ओके। हम्म। नेक्स्ट सवाल। हम्म। if this if the solution curve of the differential equation this passing through the point 2, 1 is this, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अपन को तो बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई -2 अपॉन एक्स माइनस वाई। हम्म। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं भाई, इसको ऐसा लिख लिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिखा x-1 प्लस y-1, और नीचे क्या लिखा, x-1 माइनस y-1। तो मैंने क्या किया, x-1 को मैंने ले लिया कैपिटल X और y- को ले लिया मैंने कैपिटल Y, है ना। तो d कैपिटल Y बाई d कैपिटल ऑफ X, है ना, यहाँ से सेम ही आएगा, d कैपिटल X इज इक्वल्स टू d स्मॉल x। ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब क्या किया, डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मेट तो सबको पता ही होगा, 1 + y/x अपॉन 1 - y/x। क्या करेंगे अब, y/x को कुछ टाइम के लिए t ले लिया, तो y इज इक्वल्स टू x कैपिटल एक्स टी हो गया, तो डिवाई बाई कैपिटल डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, x dt बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू 1 + t अपॉन 1 - t। ये आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो कैपिटल एक्स डी टी बाई डी कैपिटल ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू आ गया 1 + t अपॉन 1 - t। तो एक्स डी टी बाई डी एक्स ये हो जाएगा 1 + t अपॉन 1 - t माइनस टी, तो ये हो गया 1 तो था ही प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 - t। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो 1 - t अपॉन 1 + t स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, इंटीग्रेट कर दिया। तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका तो ये हो गया 1 + t स्क्वायर डी टी माइनस 1/2 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू ln मॉड ऑफ एक्स। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स टी, टी मतलब कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स मतलब y-1 x-1 -1/2 ln मॉड ऑफ टी y-1 अपॉन x-1 इज इक्वल्स टू ln मॉड ऑफ x-1। ये आ जाएगा, है ना। अब इसको कहाँ से पास करवा दिया, 2, 1 से, प्लस का एक k ले लिया। हम्म। ln k ले लेते हैं, कुछ भी ले लिया, तो 2, 1 से पास कराया, तो y की वैल्यू 1 रखी, तो ये तो 0 हो गया, y की वैल्यू 1 रखी। हम्म।
अरे यार ये गलत लिख गया ना, एल एन टी थोड़ी होगा, एल एन 1 + t² होगा। हम्म। 1 + y - 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। हाँ, 0। तो यहाँ पर अगर अपन y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये भी 0, और ये 2 रखेंगे तो ये भी 0, तो 0 प्लस, इसका मतलब k की वैल्यू तो 0 आ गई। अब सीधा सीधा कंपेयर कर लेते हैं। 1/बीटा इसी फॉर्मेट में है, तो बीटा तो कितना आ गया, प्लस है माइनस है माइनस है, तो बीटा की वैल्यू तो अपन यहाँ इसे 2 लिख देंगे। फिर अल्फा क्या है, यहाँ वाला नंबर, तो अल्फा 1 हो गया, बीटा 2, अल्फा 1। तो ये तो इसका सवाल का आंसर तो 11 आ गया। ओके, या दैट्स इट। तो ये 27th जैन के शिफ्ट 2 का पेपर कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। तो नेक्स्ट अपन फिर 29th जैन के शिफ्ट 1 के पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।